हेलो एवरीवन, आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अगर आप लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है फिर भी, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। तो जैसा कि अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा लार्ज कैप फंड पर ऑलरेडी 2 वीडियो और बना चुका हूं मैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में और एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। तो अगर आप उनके बारे में डिटेल लेना चाहते हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि मैं जितने भी वीडियो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बनाता हूँ, किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सारी की सारी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सको अपने लिए, और अपने जो भी आपके गोल या टारगेट है उसे पूरा कर सको। इसी के साथ साथ अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कुछ चुनिंदा कंपनी के रेगुलर न्यूज अपडेट्स आपको फ्रिक्वेंट बेसिस में नोटिफिकेशन में मिलती रहे, तो आप सैमको में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और उन चुनिंदा कंपनी को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और सीखना समझना शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव देखना बहुत जरूरी है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये आपका जो भी गोल होगा उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें किस तरह जो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जितने भी हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि लंबे समय में आपके कैपिटल को एप्रिशिएट करवाना, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करवाना। और लंबे समय का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल, 20 साल या 25 साल के लिए, मतलब जितने ज्यादा लंबे समय के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये जो लार्ज कैप फंड है, म्यूचुअल फंड है, उतनी ही ज्यादा उनके लिए बेनिफिट का काम करते हैं, उतनी ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का काम करते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा गोल है कि हाँ 10 साल बाद, 15 साल बाद है, और आप चाहते हो कि थोड़ी सेफ्टी भी बने रहे और एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो, तो आपको लार्ज कैप फंड के बारे में फोकस करना चाहिए। तो अब इस पे आज तो हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में। तो देखते हैं कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसे फंड साइज भी कहते हैं, वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और 27 जुलाई 2022 तक का जो मैंने इसका एनएवी देखा था, वो 68 रुपीज 53 पैसे का है। क्योंकि आपको ये क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम को, इसकी यूनिट्स को परचेस करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक यूनिट को बाय करने के लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप इसको दोबारा हो सकता है देखोगे, तो इस यूनिट में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 5 सालों में इसकी सीएजीआर ग्रोथ देखेंगे तो 11.85% है, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव या बहुत ही बेकार नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा रिटर्न लग रहा है। क्योंकि अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ मैं ठीक ठाक रिस्क लेकर के 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये रिटर्न एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। इसके अलावा रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी में आएगा, और इसका रीजन सबसे पहले आपको बार बार बताता हूँ, पता ही है आपको कि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम अगर इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, तो इसकी वजह से इनको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। तो एयूएम, एनएवी, सीएजीआर का ग्रोथ और इसको मीटर तो हमने देख लिया। तो अब हम जाके देखते हैं जो इनका जो एयूएम है, मतलब ये जो पैसा 30,000 करोड़ है, तो कौन कौन से सेक्टर में ये पैसा इनका लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हो कि ये देखो, सबसे ज्यादा जो इनका पैसा है वो बैंक्स में है। मतलब जो 30,000 करोड़ लगभग जो आपने देखा था पीछे, कि इतना जो इनका फंड साइज है, उसका लगभग 25% वो सिर्फ बैंक में लगा हुआ है इनका पैसा। फिर 13% इनका आईटी सॉफ्टवेयर में है, लगभग 8.5% जो है इनका ऑटोमोबाइल्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 8% है, और ऐसे ही ये सारा का सारा आपको डेटा ये दिख रहा होगा। तो आप इसको अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके सारा नोट भी कर सकते हो कि किस किस सेक्टर में इनका कितने कितने परसेंटेज में डला हुआ है। तो जो टॉप 10 सेक्टर है उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इसके अलावा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी आपको ये शो हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सेक्टर है ये तो देख लिया, अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इनके टॉप होल्डिंग्स में आती है। तो 10 स्टॉक्स जो है इनके पोर्टफोलियो में, टॉप 10 स्टॉक्स, तो आप देख सकते हो। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा रिलायंस, तीसरा एल एन टी, सॉरी पांचवा, छठा है एयरटेल, सेवंथ एक्सिस बैंक। आप नोटिस करोगे यहाँ पे, आप ये जो देख रहे हो, जो टॉप 10 मैंने कंपनी लिखी हुई, जिसमें से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, तीन तो बैंक आपको दिखे गए होंगे।
और दैट्स वाई आपको ये लास्ट स्लाइड पे शो भी हो रहा था कि 25% जो इनका पैसा है वो मतलब बैंक्स में है। तो आप ये देख रहे हो कि टॉप 10 इन्वेस्टमेंट में इनके 3 बैंक्स हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एससीएल, ये इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो आपका पैसा है वो इस तरह की कंपनियों में लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये तो ठीक है, हमने देख लिया सेक्टर कौन सा है, कंपनी कौन सी है, पर हम देखते हैं जो इनका फंड है वो मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि हम जिसको पैसा दे रहे हैं तो उस फंड, उस पैसे को लगा कौन रहा है, कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो इनके फंड मैनेजर्स हैं, यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं मैंने। जैसे फर्स्ट है मिस्टर अनीश जी, जिनको 24 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और सितंबर 2018 से इस फंड को वो मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं मिस्टर रजत जी, जिनको 11 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और जुलाई 2017 से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे हैं मिस्टर वैभव जी, जो लगभग अभी लास्ट ईयर ही 2021 जनवरी से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन्हें 8 सालों का एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ देखकर ये तो पता चलेगा कि हाँ, जितने भी आपके फंड मैनेजर हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये क्यों हमें देखना चाहिए, मैं आपको हमेशा ये गाइड करता हूँ कि भाई कभी भी आप अपना पैसा किसी को दे ही तो रहे हो ना, कि भाई मेरा पैसा आप लगा यहाँ पे, और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स रिटर्न तो होता नहीं है, ये तो मार्केट रिस्क पे होता है। तो सिंपल सा है कि जब फिक्स रिटर्न ही नहीं है तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कौन है, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, उन्हें कितना काम आता है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये सारी वीडियो देखो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं कि लास्ट 5 सालों में, 10 साल में कितना रिटर्न आया, वो देखना चाहिए, पर उसके साथ साथ भी क्या क्या चीजें जरूरी है, मैं ये चाहता हूँ कि बस इन वीडियो की मदद से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसको जरूर नोट कर लेना, और अगर आप आपके कॉन्टेक्ट में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको ये वीडियो जरूर से फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स वो लोग खुद से निकाल लें। राइट, अब हम बात करेंगे कि भाई कितना रिटर्न आया है। तो आप यहाँ देखोगे, जो हम अक्सर देखते ही हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया हो, जैसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि अगर 3 साल पहले इस फंड में अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 1 लाख रुपए बढ़ करके लगभग 1.5 लाख रुपए के पार यहाँ जा चुका होता, जो कि चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट। और अगर 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो लगभग 1.25 लाख रुपए तक हो गया होता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना मेरे को रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, ना मेरे को रिटर्न खराब लग रहे थे, मेरे को रिटर्न ये ठीक ठीक लग रहे हैं कि चलो अच्छा है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मतलब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो ऐसे लोगों को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आईसीआईसीआई ये प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इस पे ध्यान दे सकता है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि लार्ज कैप फंड में और भी अच्छे अच्छे फंड है, मैं कुछ वीडियो बना भी चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। तो आपको वो सारी चीजें भी जरूर से देखनी चाहिए, और उसमें क्या खास पैरामीटर आपको देखने चाहिए वो मैं आपको अभी एक से एक स्लाइड और है एसआईपी को लेकर के, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं पहले एसआईपी पे, कि अगर आपने एसआईपी के थ्रू इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, मान लेते हैं कि 5,000 रुपए पर मंथ का लास्ट 3 साल से आप कर रहे होते, तो आपका अभी तक जो टोटल इसमें रिटर्न जो हो गया होता वो 2,38,000 रुपए हो गया होता। और लास्ट अगर आप 5 साल पहले अगर आपने शुरुआत की होती 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने की, तो आपकी रकम वो बढ़ते 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 अभी 4,33,000 तक पहुंच गया था। तो एसआईपी के मामले में देखा जाए तो ये तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिटर्न मुझे अच्छा लग रहा हो तो आपको भी अच्छा लग रहा हो, या कोई रिटर्न मुझे अच्छा ना लग रहा हो तो जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छा ना लगे। हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे अच्छा ना लगने या ना लगने की जो पैरामीटर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको कैसा ये फंड लग रहा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपको कोई लार्ज कैप फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना हो और अगर आप कंफ्यूज हो कि किस में करना है, आईसीआईसीआई के थ्रू जाएं, एक्सिस के जाएं, एसबीआई के थ्रू जाएं, किस में जाएं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को देखना चाहिए। मैं पर्सनली देखता हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखना, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा, और तीसरा है शार्पे रेशियो। इनमें हमेशा आप फोकस क्या करना कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है, तो जितना कम होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपका ये जो रिटर्न आपको सीएजीआर बता रहा है उसको हिट करने के लिए, उतना ही बेटर चांसेस होंगे। और शार्पे रेशियो क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इसको सिंपल सा ध्यान रखना। तो हमने क्या करा है कि यहाँ पे ये जो शार्पे रेशियो यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी एवरेज। अब कैटेगरी एवरेज का ये क्या है कि जैसे बहुत सारे लार्ज कैप फंड हैं, तो अभी जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईडीएफसी लार्ज कैप फंड, तो इन सभी का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो सबका जो एवरेज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो आपको सिंपल सा ये देखना है कि क्या जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का इनसे कम है या ज्यादा है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये वाला 17.66 ऑब्वियस सी बात है 16.57 से ज्यादा है, तो मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है। और ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढना चाहिए जो कम वोलेटाइल हो। तो ये हम इसलिए मैंने इसको रेड कर रखा है, मतलब ये हमारे पैरामीटर फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा बीटा, ये भी वॉलेटिलिटी शो करता है, और ये भी आप देखोगे एवरेज से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इसे भी रेड शो कर रखा है, मतलब ये भी हमारे पैरामीटर फिट नहीं बैठ रहा है। तीसरा है जो शार्पे रेशियो, मैंने आपको बताया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना बेटर, तो ये बहुत अच्छा है, ये ज्यादा शो कर रहा है, तो ये ग्रीन सिग्नल में है। तो तीन पैरामीटर जो हम लोग देखते हैं किसी भी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम को, जो पीयर म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए, तो उनमें से तीन में से ये एक कैटेगरी ही ऐसे ही है जिसमें ये फिट बैठ रहा है, बाकी दोनों में ज्यादा वोलेटाइल है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लगता है, ये जरूर बताना। बट मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं होता कि आपको आईसीआईसीआई इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। मेरा काम बस ये होता है कि आपने अगर इसमें लगा भी रखा है तो आपको सिंपल सा फोकस करना है कि उसे कब बेचोगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जैसे क्या होता है कि मान लो क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है, अब मान लो आपने इस जगह पे बेच दिया तो इतने नीचे जा रखा था, जैसा भी मार्केट डाउन हुआ था बीच में, अगर आपने वहां बेच देते तो आपको बहुत कम प्रॉफिट होता, क्या हो सकता है लॉस भी हो जाता। पर थोड़े टाइम अगर आप रुक जाते तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी आता है। तो वॉलेटिलिटी यही होता है कि ज्यादा वॉलेटाइल मतलब होने का मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव, तो जितना ज्यादा होगा, कई बार अगर हमें जरूरत पड़ने पर अचानक से बेचना पड़ गया तो बहुत ही उसमें हमारे लक पे डिपेंड कर जाता है कि हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर अगर वो कम वॉलेटाइल होगा तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा चांसेस बन जाता है इसमें कि हमारे को जो अभी परसेंटेज अगर 11.85 का सीएजीआर ग्रोथ देख रहे हैं तो शायद यही हमें आगे मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिन पांच छह लार्ज कैप फंड्स में, अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पांच छह लार्ज कैप फंड निकालो। उसमें से अगर एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको 12% का आपको सीएजीआर मान लो पांच अलग अलग लार्ज कैप फंड में आपको मिल जाता है कि भैया पांचों वो डिलीवर कर रहे हैं इतना, तो आपको उनमें से जो टॉप टू सेलेक्ट कर लो। सिंपल सा है, वो कैसे सेलेक्ट करना है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम हो, बीटा कम से कम हो और शार्प रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो। सिंपल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। कम से कम ये उस इंफॉर्मेशन से तो बेटर है ना कि जब हम लोग सिर्फ रिटर्न को देख करके 3 साल या 5 साल के रिटर्न को देख करके इन्वेस्टमेंट कर देते थे। अब हम लोग कुछ और पैरामीटर को भी इसलिए देख रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो, जब हम इसको एग्जिट करेंगे, जैसे अभी तो हम एंट्री ले रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम, जब हम एग्जिट करेंगे तो उस टाइम पे एक जो हमें रिटर्न आज सोच रहे हैं, जो हम रिटर्न आज देख रहे हैं, वो हमें रिटर्न उस दिन मिल सके, इसके प्रोबेबिलिटी हाई हो सके, इसके लिए सारी चीजों को ही देखना चाहिए। क्योंकि यार आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा है, क्यों आंख बंद करके कहीं भी लगा रहे हो। तो सारी चीजों को देखना हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल जरूर कर देना। तो आज के लिए हम चलते हैं, और लार्ज कैप फंड पे एक दो वीडियोस और लाऊंगा अलग अलग फंड के बारे में। और अगर आप भी कोई चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप उसको कमेंट में जरूर डाल देना। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच आज लास्ट तक मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। बाय बाय।